चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ देखेंगे हम पीआईबी से। पीआईबी में बताया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं आपदा प्रबंधन, से कैसे करके निपट सकते हैं, इसके बारे में ये न्यूज़ आई है, जिसको हम देखेंगे। तो दोनों देशों के बीच में एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समझौता ज्ञापन, उसको साइन किया गया है। ठीक है, इस समझौता ज्ञापन में ऐसा सिस्टम स्थापित करना है जिससे भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन सिस्टम से लाभान्वित होंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। ये आपदा मैनेजमेंट के क्षेत्र में हमारी कैसी तैयारी है, इसके अलावा रिएक्शन, ठीक है, क्षमता निर्माण, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में और भी ज़्यादा मजबूती आएगी। इसके जो पॉइंट दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं, ताकि जब भी हमें आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कुछ लिखने को आए, ठीक है, भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं या फिर भारत को क्या क्या करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बताया जा रहा है, ठीक है, आपात स्थिति की निगरानी करते रहना है और पूर्वानुमान करना है, उनका जो रिजल्ट आएगा उसका हमें आकलन भी टाइम टाइम पे करते रहना है। सेकंड बात बताई गई है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी संगठन संस्थाएं शामिल हैं, उनके जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, ठीक है, उनसे बातचीत करना है। तीसरे नंबर बताया गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च होते रहता है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा संयुक्त योजना बनाना है, विकास और कार्यान्वयन करना है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों और अनुसंधान कार्यों के रिजल्ट का एक दूसरे को आदान प्रदान करना है। चौथे नंबर पर बताया गया है, इस समझौता ज्ञापन के दायरे में आपसी सहमति से सूचना, पत्रिका या अन्य जो प्रकाशन है, वीडियो और फोटो सामग्रियों के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान इसमें किया जाएगा। पाँचवें नंबर पे बताया जाता है, ठीक है, सम्मेलन, सेमिनार और भी जो वर्कशॉप है, इनके साथ साथ में अभ्यास, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जाएगा। तब जाके हम किसी भी डिजास्टर से, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी, आए दिनों पे सुनामी हम सुनते रहते हैं, ठीक है, साइक्लोन सुनते रहते हैं, तो इनसे हम कैसे करके निपट सकते हैं। बताया जा रहा है, विशेषज्ञ और अनुभवों को भी हम एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, दोनों देश मिलकर के। सातवें नंबर पर बताया गया है, खोज और बचाव कार्य से जुड़े अभियानों में सबसे पहले अपनी एक्टिविटी दिखाने वालों का ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करने के लिए जो ट्रेनिंग जो करते हैं, उनको प्रशिक्षु यहाँ पर कहा गया है। और इसके अलावा जो नॉलेज रखते हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उनका भी आदान प्रदान किया जाएगा। आठवें नंबर में बताया जाता है, आपदा प्रबंधन में जो भी टेक्निकल सुविधाएं हैं, जो भी उपकरण जरूरी है, इसके अलावा, ठीक है, टाइम के पहले ही जो हम चेतावनी सिस्टम जारी कर देते हैं ना, कि इतने बजे ये जो साइक्लोन है इस तट से टकराएगा, तो पूर्व चेतावनी प्रणालियों में और भी हमको वृद्धि करना है, पार्टियों की क्षमता निर्माण और आपसी सहमति और सहायता। इसके बाद आ जाता है, इमरजेंसी प्रतिक्रिया में आपसी सहमति पर सहायता प्रदान करना है। 10वें नंबर पे बताया गया है कि आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहायता को आपस में साझा करना है। मतलब कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना है जिससे कि ये आपदा, इनको हम कम कर सकें, उनके असर को हम कम कर सकें। 11वें नंबर पे है, इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त जो स्टैंडर्ड हैं, इनके अनुसार ही आपसी सहमति से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आदान प्रदान करना है। 12वें नंबर पे बताया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, जिनके बारे में दोनों पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों में परस्पर सहमति हो। अभी करंट में बताया जाता है, भारत ने इस क्षेत्र में स्विट्जरलैंड, रूस, सार्क, जर्मनी, जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश और इटली के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय, ठीक है, समझौता किया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है पीआईबी की, वो एक सेतु के निर्माण से रिलेटेड है, जिसको हम देख रहे हैं। तो ये जो सेतु है, भारत और नेपाल, धारचूला भारत में है, ठीक है, तो धारचूला में जो महाकाली नदी है, यहाँ पर एक सेतु बनाया जाएगा, इसीलिए भारत और नेपाल के बीच में एक एमओयू पर मंजूरी दी गई है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, ठीक है, रिलेशन और हमारे मजबूत होने वाले नेपाल के साथ। अब हम न्यूज़ देखेंगे द हिंदू से। इसमें बताया गया है संजय लेक के बारे में। बताया जा रहा है, यहाँ जो बर्ड्स की संख्या पहले ज़्यादा हुआ करती थी, उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। बताया जा रहा है, मेन रीज़न इसका पॉल्यूशन। द संजय लेक इन ईस्ट दिल्ली हैज़ बिकम पॉल्यूटेड ओवर द ईयर्स, ठीक है, अभी के हिसाब से देखें पिछले सालों में, तो संजय लेक में, जो कि ईस्ट दिल्ली में पड़ती है, पॉल्यूशन के चलते चलते पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ में जो बर्ड साइट हुआ करती थी, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। 2016 में 771 थी, अब वो घट करके 132 हो गई है। अकॉर्डिंग टू ए सेंसस कैरी आउट बाय वेटलैंड इंटरनेशनल, ये जो इनकी जनसंख्या की जनगणना है ना, वो वेटलैंड्स इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी। और ये जो
संस्था है, ग्लोबली है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बताया जा रहा था स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड इन द सेम पीरियड हैज़ कम डाउन 13 फ्रॉम 28। पहले 28 हुआ करती थी, 28 किस्म की प्रजातियाँ बर्ड्स की यहाँ देखने को मिलती थी, वो घट करके 13 हो गई। द सेंसस वाज पार्ट ऑफ WI's एशियन वाटर बर्ड सेंसस। अब ये जो संस्था है जिसने सेंसस कराई है वो एक हिस्सा है किसका, एशियन वाटर बर्ड सेंसस का, विच इज़ बीइंग कैरी आउट अक्रॉस एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया सेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकी जो सेंसस है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाती है। बताया जा रहा है पिछले साल से इस साल की तुलना करी जाती है। द नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज हैज़ फॉलन बट द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 132। बर्ड की प्रजातियों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है 90 से 132। दिस राइज इन द नंबर इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिश इन द लेक। अब लेकिन ये जो संख्या इनकी बढ़ी है वो केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ मछलियाँ हैं इसलिए। बट द वाटर क्वालिटी हैज़ बीन डिग्रेडिंग ओवर द ईयर्स। पिछले कई सालों से वाटर की जो क्वालिटी है वो डाउन होते जा रही है। इसी के चलते चलते अलग अलग प्रजाति की जो पक्षी आते थे यहाँ पर वो भी आना कम हो गए हैं। He said about 20 years ago the lake used to be a natural wetland habitat। आज से 20 साल पहले यदि हम जाएंगे तो ये नेचुरल वेटलैंड हैबिटाट हुआ करता था। Later it was converted into artificial and concertized lake for entertainment activities, so it lost its natural habitat and aquatic biodiversity। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं बर्ड की रिंगिंग से रिलेटेड। यूके में इसको बर्ड रिंगिंग कहते हैं और यूएस में इसको कहा जाता है बर्ड बैंडिंग। ये एक प्रकार से अटैचमेंट रहता है स्मॉल इंडिविजुअल नंबर्ड मेटल या फिर प्लास्टिक टैग टू द लेग और विंग ऑफ द वाइल्ड बर्ड टू इनेबल इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि पार्टिकुलर किसी पक्षी की पहचान के लिए उस पर मेटल की रिंग चढ़ा दी जाती है या फिर प्लास्टिक की रिंग चढ़ा दी जाती है उसके या तो लेग में या फिर विंग में। दिस हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड एंड इट्स लाइफ हिस्ट्री। कहाँ कहाँ वो जा रही है, कैसे उसकी लाइफ हिस्ट्री है, इसका पता लगाने के लिए ही बर्ड रिंगिंग की जाती है। आगे हम देखेंगे भरतपुर सेंचुरी के बारे में। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भारत की ओल्डेस्ट वाइल्ड रिजर्व के रूप में जाना जाता है एंड वाज क्रिएटेड 250 ईयर्स एगो। आज से 250 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम जो पड़ा था केवलादेव शिव टेम्पल के नाम पर विद इन इट्स बाउंड्रीज। अर्लियर द पार्क वाज ए ट्रेडिशनल हंटिंग स्पॉट फॉर द महाराजास ऑफ भरतपुर इन द ईयर 1850 के दशक की बात करी जाती है कि उस टाइम जो महाराजा हुआ करते थे भरतपुर के, उनके लिए हंटिंग का स्पॉट माना जाता था। इसके बाद इट वाज ए ट्रेडिशन टू शूट मैनी डक्स इन द लेक। फिर झीलों में जो डक्स रहती हैं उनकी शूटिंग की जाती थी। द ऑफ द रिजर्व इन द ऑनर ऑफ द ब्रिटिश वायसराय। फिर 1938 में ओवर 4273 बर्ड्स इंक्लूडिंग मालार्ड्स एंड टील वर किल्ड बाय लॉर्ड लिटिंग्रो देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद कई सारी पक्षियों की डेथ के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। 1938 के दशक के दौरान कितनी पक्षियों की डेथ हुई, कौन उस टाइम में गवर्नर हुआ करता था। फिर आज़ादी के बाद द रॉयल बींग्स वर अलाउड टू शूट हेयर बट इन द ईयर 1982 एवरी सच एक्टिविटी वाज कम्प्लीटली बैंड एंड रिजल्ट द क्लैशेस बिटवीन द लोकल फार्मर एंड गुर्जर कम्युनिटीज़ एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, 1982 में इस प्रकार की सारी एक्टिविटी जो हंटिंग किया जाता था पक्षियों की उसको बैन कर दिया गया। इसी के चलते चलते लोकल कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच में विवाद होते रहता था, क्लैश होते रहता था। इट वाज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिसंबर 1985 दिसंबर में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। द पार्क इज आल्सो रिफर्ड एज घाना नेशनल पार्क सिंस घाना मीन्स डेंस। घाना नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहाँ पर घाना का मतलब होता है डेंस या फिर घनापन से, क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा घने हैं। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ की तरफ। सीजनल फ्लक्चुएशन इन डार्टर्स मूवमेंट बीइंग मॉनिटर। ठीक है, डार्टर एक पक्षी है, ठीक है, जलीय जी पक्षी है, उसी की मूवमेंट को मॉनिटर किया गया है रिंगिंग के माध्यम से। रिंगिंग ऑफ बर्ड्स डन एट भारतपुर सेंचुरी आफ्टर 22 ईयर। भारतपुर सेंचुरी में रिंगिंग की प्रक्रिया की गई लगभग 22 साल बाद। ठीक, in a conservation effort to monitor seasonal fluctuation in birds movement, the ringing of oriental darter has been taken up in the world famous Bharatpur bird sanctuary। ऑफिशियली इसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। हियर आफ्टर ए गैप ऑफ 22 ईयर, मतलब पिछली बार जो की गई थी रिंगिंग और अभी की रिंगिंग में देखें तो 22 साल का गैप है। द रिंगिंग ऑफ डार्टर्स या फिर स्नैक बर्ड्स विथ कलरफुल बैंड विल हेल्प असर्टेन देयर हैबिट ऑफ रिपोर्टिंग बैक एट द नेस्ट यूज्ड अर्लियर बाई देम।
अब इसके बाद में और भी कुछ इसके बारे में बताया जाता है ओरिएंटल डार्टर के बारे में। इसको क्लासीफाई किया गया है एज ए नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रिसर्च स्कॉलर्स नेहा इम्तियाज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU हैज़ रिंग्ड 10 डार्टर्स एट द बर्ड सेंचुरी विथ द प्लान टू स्टडी देयर प्रिफरेंस फॉर पार्टिकुलर एक्वेटिक हैबिटाट। मतलब कि किस प्रकार का पानी का हैबिटाट उनको ज़रूरी रहता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई देयर मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ जनरल पब्लिक। इसके अलावा उनका मूवमेंट किधर किधर है, ये सारी बातें जानने के लिए ही उनकी रिंगिंग की गई थी। एज ए वाटर बर्ड ऑफ ट्रॉपिकल साउथ एशिया, ट्रॉपिकल साउथ एशिया की ये वाटर बर्ड है। ओरिएंटल डार्टर टैक्सोनॉमिकली नेम्ड एज एनहिंगा मेलानगोस्टर हैज़ ए लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक। अब इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी गर्दन कैसी है। हैज़ ए लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक है विच लुक्स लाइक ए स्नैक व्हेन इट स्विम्स एंड डाइव्स इनटू वाटर टू कैच ए फिश। मतलब कि एकदम सांप की जैसी ही दिखाई दी थी, इसलिए इसका नाम भी उसी के आधार पर पड़ा है। इट्स शार्प एंड लॉन्ग बीक। इसके बाद इनकी बीक के बारे में बात बताई जाती है। इज़ हेल्पफुल इन, ठीक है, जो इनकी चोंच रहती है ना उसके बारे में बताया जा रहा है। इसकी जो लंबी चोंच रहती है हेल्पफुल इन पंक्चरिंग द फिश विच इट ब्रिंग्स आउट ऑफ वाटर टू टॉस इट अप इन एयर एंड swallow इट। मतलब कि ये ऊपर उछालती है और उसको फिर निकल जाती। ए सीन्स फोटोग्राफ्स वेट फॉर हावर्स टू कैच। ऐसी जो फोटो है ना वो काफ़ी इंतजार करना पड़ता है तब जाके फोटो हो पाती। द डार्टर हंट्स फॉर फिश वाइल इट्स बॉडी इज सबमर्ज्ड इन वाटर। आगे बताया जाता है द अवेलेबिलिटी ऑफ फिश ऑफ द सेम साइज फॉर लॉन्गर पीरियड कासेज द बर्ड स्टे एट वन लेग। एक ही झील में ये जो पक्षी है लंबे समय तक कब रहेगा, जब वहाँ पर मछली की अवेलेबिलिटी रहेगी। बिसाइड्स स्विमिंग इन द लेक्स इट इज़ ऑफन फाउंड पर्च्ड ऑन ए रॉक और ट्री ब्रांच फॉर ड्राइंग इट्स वेटेबल फिगर्स। पानी में तो ये स्विमिंग करते ही रहती है, इसके अलावा कभी कभी हमें ये ट्री की ब्रांच में पत्थर में अपने पंखों को सुखाते हुए देखने को मिल जाएगी। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा वो हैदराबाद से है। हैदराबाद में पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया है। ओपन रॉक म्यूज़ियम, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ये रॉक का म्यूज़ियम है। बहुत सारे पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। क्या उनका इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ के ये पत्थर हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस म्यूज़ियम में हमको देखने को मिलेंगी। म्यूज़ियम मतलब होता है संग्रहालय, ठीक है। तो हैदराबाद से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद जो है इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स की सिटी के नाम से ये फेमस है। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल पर्ल्स, मोती जिसको कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सिटी ऑफ पर्ल्स। नॉट ओनली दिस, द सिटी इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द कंट्रीज डायमंड ट्रेड। न केवल पर्ल्स के मामले में, इसके अलावा डायमंड के ट्रेड के मामले में भी ये बहुत कंट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर 105 कैरेट डायमंड इज़ बिलीव्ड टू बी माइंड इन हैदराबाद। 105 कैरेट के कोहिनूर हीरे की माइनिंग कहाँ से हुई थी, हैदराबाद से। While you thought that Hyderabad has Mughal history and is adorned by Islamic monument, but in reality the city is also home to Buddhism। ना केवल यहाँ पर मुगल शासकों का राज रहा, उनके स्मारक देखने को मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर बुद्धिज्म भी काफ़ी फला फूला था। With a height of 18 meters, there is an iconic Buddha statue in Hyderabad. It is the world's largest single rock statue। एक ही पत्थर को काट कर जो बनाई गई मूर्ति है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कहाँ पर है, हैदराबाद में। हैदराबादी बिरयानी इज़ वाट हैदराबाद इज़ नोन फॉर। हैदराबादी बिरयानी के नाम, इसी के नाम से फेमस है हैदराबाद। इट इज़ ए स्पेक्टुलर डिश इन्वेंटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ निजाम्स ऑफ हैदराबाद। कब इसकी इन्वेंशन की गई, तो जब यहाँ पर निजाम का शासक हुआ था उस टाइम। विच इज़ मेड बाई राइस, रॉ स्पाइस एंड चिकन और गोट। फन फैक्ट, सो फार द थ्रो द एजेस मोर देन 140 वेराइटीज़ ऑफ हैदराबादी बिरयानीज हैव इन्वॉल्व। 140 से भी ज़्यादा प्रकार की बिरयानी यहाँ पर बनाई जाती है। हैदराबाद इज़ होम टू द साउंड फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। फिल्म इंडस्ट्री के नाम से भी ये फेमस है। आफ्टर ऑल इट्स टॉलीवुड, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कम्स आफ्टर बॉलीवुड विथ मोर देन 200 मिलियन टर्नओवर एनुअली है। आल्सो द Ramoji Film City of Hyderabad is the world's biggest film studio complex constructed in a huge area with more than 2000 एकड़। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। इसके अलावा बताया जाता है यहाँ पर कई सारी झीलें हैं, 140 से भी ज़्यादा झीलें देखने को मिलती हैं। इसमें बताया जा रहा है हुसैन सागर लेक, उस्मान सागर लेक, उस्मान सागर लेक और हिमायत सागर लेक, ठीक है। रीजन बिहाइंड सो मैनी लेक्स इस डैम कंस्ट्रक्शन ऑन मूसी रिवर, ठीक है। मूसी रिवर पर डैम भी बनाया गया।
There are around 350 engineering colleges in the city, the maximum in India. The city is respected for its educational infrastructure along with BITS and Osmanian University. बहुत एजुकेशन के मामले में यहाँ पर बताया जाता है क्या किस किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर बताया जाता है हैदराबाद आल्सो हैज़ द लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर इन इंडिया, द PV नरसिम्हा राव एलिवेटेड एक्सप्रेस वे कॉरिडोर। इट हैज़ ए लेंथ अराउंड 11.6 किलोमीटर। इट वॉज मेड टू लिंक एयरपोर्ट फ्रॉम द सिटी। The last Nizam of Hyderabad was the richest Indian citizen till the date. The man died in 1967 with wealth over 50 million pound. अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। द फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। रॉक्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया डिस्प्लेड ऑन CSIR NGRI कैंपस, ठीक है। तो ये CSIR NGRI का कैंपस है, यहाँ पर पूरे अक्रॉस इंडिया के पत्थरों को रखा गया है। डाइवर्सिटी इन स्टोन, द रॉक म्यूजियम एट द CSIR NGRI इन हैदराबाद। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेट किया है। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम डिस्प्लेइंग डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ एजेस रेंजिंग, ठीक है, 3.3 बिलियन से लेकर के 55 मिलियन ईयर्स। कितनी इनकी उम्र है, कितने साल ये पुराने हो, बात यहाँ पर बताई गई है। तो 3.5 बिलियन ईयर्स से 55 मिलियन पुराने साल के ये पुराने हैं। कैंपस है कहाँ का, CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NGRI शॉर्टकट में जिसको कहा जाता है। तो 46 रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव बीन डिस्प्लेड इन ए गार्डन विद डिस्क्रिप्शन गिविंग द इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस ऑफ सम ऑफ देम लोकेटेड एज डीप एज 175 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। रुपए पैसे से लेकर वो कितने कीमती हो सकते हैं, इसके अलावा वैज्ञानिक उनका क्या महत्व है। ऐसे 46 प्रकार के अलग अलग साइज के यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं, उनको डिस्प्ले किया गया है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको लगभग 175 किलोमीटर की गहराई से हमने प्राप्त किया है धरती की सरफेस से। यदि देखोगे ये जो पत्थर हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अदर स्टेट से लाकर यहाँ पर रखे गए। द मिनिस्टर सजेस्टेड दैट द म्यूजियम बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट एंड एथोस्टिएट, ठीक है। यहाँ पर वर्ड आया है कि जो उत्साही लोग रहते हैं ना, एथोस्टिएट्स लोग रहते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं रॉक से रिलेटेड, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इट शुड बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस टू विजिट इन द सिटी ऑफ कंपोजिट कल्चर एज दीज आर मोनूमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। बताया जा रहा है कि देखो, कंट्री वाज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और CSIR सेलिब्रेट कर रहा है 80 साल कंप्लीट होने के इसके। He said it was the right time to integrate synergies to make the country self-reliant in many sectors. About 75 science museum would be coming up in association with Ministry of Culture. आने वाले टाइम में 75 साइंस म्यूजियम की स्थापना की जाएगी, ऐसा मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं। अभी चाइना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की जो 15 जगहों के नाम चेंज किया है ना, उसको लेकर के इंडिया का क्या स्टेटमेंट आया है, तो ठीक है। तो इसमें रेडिकलस वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है हास्यास्पद, ठीक है, या फिर मूर्खतापूर्ण या फिर बेतुकी बातें। तो रीनेमिंग अरुणाचल लोकेशंस ए रिडिकुलस एक्सरसाइज, ऐसा इंडिया का कहना है, मतलब मूर्खतापूर्ण काम है या हंसी मजाक वाली बात, हास्यास्पद कहना चाहिए। बीजिंग शुड नॉट कॉम्प्लिकेट द बायलैटरल रिलेशंस फर्दर, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री का। बीजिंग को जो बायलैटरल रिलेशन है उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। China renaming various locations in Arunachal Pradesh is a ridiculous exercise, according to the official spokesperson of the Ministry of External Affairs. So he stressed that China should not complicate the bilateral relation further. इस तरह से जो bilateral relation है उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। Calling Tuting as Dudang या फिर River Sayom as Jiumu or even Ibithu as Daba does not alter the fact that Arunachal Pradesh has always been and will always remain an inalienable part of India, ऐसा इनका कहना है। नाम चेंज कर देने से अरुणाचल प्रदेश ऐसा नहीं है कि चाइना का हो जाएगा, इंडिया की तरफ से ऐसा कहा जाता है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर ने लास्ट वीक अनाउंसमेंट करा था स्टैंडर्डाइज्ड नेम फॉर 15 लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश। दिस वाज द सेकेंड टाइम सिंस 2017 दैट सच एन एक्सरसाइज वाज कैरी आउट बाय द बीजिंग। मिस्टर बागची का कहना है, वी होप दैट इंस्टीड ऑफ engaging in such antics, China will work constructively with us to resolve the
आउटस्टैंडिंग फ्रिक्शन पॉइंट इन एरियाज अलोंग द LAC। आगे फिर ब्रिज इन लद्दाख, ब्रिज जो बनाया गया है लद्दाख में पेंगोंग झील के ऊपर के, जो कि उत्तर और दक्षिण वाले छोर को जोड़ने का काम करता है। रेफरिंग टू द रिपोर्ट ऑफ चाइना बिल्डिंग ए ब्रिज अक्रॉस द पेंगोंग त्सो लेक इन लद्दाख, मिनिस्ट्री का क्या कहना है? ही ऑब्जर्व दैट द गवर्नमेंट वाज मॉनिटरिंग दिस एक्टिविटी क्लोजली, हमारी सरकार इसको मॉनिटर कर रही है इस एक्टिविटी को क्लोजली। द कंस्ट्रक्शन वाज टेकिंग प्लेस इन एन एरिया दैट हैज़ बीन अंडर चाइनाज इलीगल ऑक्यूपेशन फॉर 6 डिकेड, पिछले 6 दशक से चाइना की इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर में वो एरिया आता है। इंडिया नेवर एक्सेप्टेड सच इलीगल ऑक्यूपेशन, ऐसा सरकार का कहना है। आगे की जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं ड्रोन से रिलेटेड। तो ड्रोन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। ड्रोन नॉर्मली जिनको हम बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, जो कि रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं बाय पायलट, मतलब इसमें कोई आदमी बैठा नहीं है जो इनको चला रहा है, लेकिन इसको ऑपरेट करता है पायलट। 2 टाइप के ये होते हैं, एक होता है मिलिट्री और दूसरा होता है सिविलियन। यूजेस की हम बात करें तो मिलिट्री यूज़ सर्विलांस, क्रॉप सर्वे, फोटोग्राफी, डिजास्टर रिलीफ, न्यूज़ कवरेज, मतलब बहुत सारे इसके यूज़ बताए गए हैं। जैसे मिलिट्री यूज़ में हम कर सकते हैं, सर्विलांस में कर सकते हैं, क्रॉप का सर्वे कर सकते हैं, फोटोग्राफी करने का काम, डिजास्टर रिलीफ, न्यूज़ कवरेज, मूवी शूटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी, म्यूज़िक एंड स्टेज सेटअप। आगे बताया जा रहा है इजराइल इज़ द लार्जेस्ट मेकर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द डिफेंस ड्रोन। डिफेंस ड्रोन की यदि हम बात करें तो इजराइल इसमें सबसे नंबर पर आता है। रीपर MQ-9 मोस्ट एक्सपेंसिव मिलिट्री ड्रोन्स है, एट अराउंड $14.5 मिलियन। इहांग 184 मोस्ट एक्सपेंसिव पैसेंजर ड्रोन है, जिसकी कीमत बताई गई है कितनी? $3 लाख की। रिटेल जाइंट अमेजन हैज़ रिवील्ड इट्स प्लान टू यूज़ ड्रोन टू डिलीवर प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन। ठीक है, अमेजन चाह रहा है कि अब हम जो है ड्रोन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। यूज़ ड्रोन्स मोर इफेक्टिवली। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि हम जो ड्रोन यूज़ कर रहे हैं ना, उसका यूज़ जो है मोर इफेक्टिवली तरीके से होना चाहिए, सिविल एविएशन मिनिस्टर का कहना। सेवरल मिनिस्ट्रीज रिसीव सजेशन फॉर ए रेंज ऑफ यूज़ फ्रॉम सर्विलांस से लेकर के डिजास्टर मैनेजमेंट। थर्ड आई इन द स्काई जिसको कहा जाता है, मिनिस्ट्रीज हैव बीन टोल्ड टू एक्सप्लॉइट ड्रोन एप्लीकेशन इन देयर डोमिनेंस। डिफेंस के मामले में क्या क्या हो कर सकते हैं? सर्विलांस, कॉम्बैट, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन। होम अफेयर का क्या कहना है? VVIP सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं, क्राइम कंट्रोल में रेड मार सकते हैं और काउंटर टेरर ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना है हम यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ मेडिसिन के लिए, सैंपल कलेक्शन फॉर टेस्ट के लिए। एग्रीकल्चर में कहाँ यूज़ हो सकता है? क्रॉप एंड सॉइल, हेल्थ मॉनिटरिंग, एंटी लोकस्ट वर्क एंड इंश्योरेंस क्लेम सर्वे के लिए। पंचायती राज में लैंड रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी राइट के मामले में यूज़ कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंटी पोचिंग के ऑपरेशन, मतलब कि जो अवैध रूप से शिकार किया जाता है वन्य प्राणियों का, उनका मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ। पावर के हिसाब से क्या? रियल टाइम सर्विलांस ऑफ एसेट एंड ट्रांसमिशन लाइन का। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में कर सकते हैं इसका यूज़। तो ना केवल हमें ड्रोन का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा हमें ड्रोन खुद बनाना है और बाहर एक्सपोर्ट करना है, ताकि हमारे इंडिया की जो है कमाई होती रहे। तो बताया जा रहा है एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव टू मेक इन इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर ड्रोन्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड इन द बैकड्रॉप ऑफ यूनियन गवर्नमेंट रोलिंग आउट द लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल 2021। तो इसके लिए भी ड्रोन के लिए जो रूल्स थे उसको सरकार ने कुछ क्या कर दी है? नरम कर दी है, सॉफ्ट कर दी है। ही सजेस्टेड द हेड्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज प्रमोट इफेक्टिव यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो सरकार को खुद ही इसका यूज़ करना चाहिए, तब जाके लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे। द सजेशन इंक्लूड डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन फॉर कॉम्बैट, लड़ाई झगड़ा जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल करिए। कम्युनिकेशन इन रिमोट एरिया में करिए। काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन ATC बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन कलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम द रिमोट और एपिडेमिक पेंडेमिक इफेक्टेड एरिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। आगे कहा जा रहा है कि हाई क्वालिटी की वीडियोग्राफी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कम्प्लीट रिप्लेसमेंट टू एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर बेस्ड वीडियोग्राफी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर में बैठ करके वीडियोग्राफी करें। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कुड यूज़ ड्रोन्स फॉर हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी ऑफ इवेंट एंड डिफ़िकल्ट टू रीच प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकती, एट ए फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड।
दिस मूव वुड आल्सो फैसिलिटेट लो एल्टीट्यूड शूटिंग विदाउट नॉइस एंड प्रिवेंट डस्ट पॉल्यूशन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं HAL से रिलेटेड। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसको कहा जाता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वाज फाउंडेड बाय वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट वालचंद हीराचंद इन दिसंबर 23, 1940 बेंगलोर में 1940 23 दिसंबर को इसकी स्थापना वालचंद हीराचंद एक और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द कंपनी वाज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। द कंपनी वाज स्टार्टेड इन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ मैसूर। इसको एसोसिएशन मिला था किसका? गवर्नमेंट ऑफ मैसूर का। लेटर द कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्लेस्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। आगे चल के सरकार ने इसको टेक ओवर कर ली और इसको किसके अंडर में ले ली? डिफेंस के अंडर में। आगे बताया जा रहा है 1960 के बाद हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड वाज एमलगमेटेड विद एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड। इसके साथ में मर्जर या फिर मिला दिया गया एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड के बाद। एंड द कंपनी वाज रिनेम्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL। तो 1960 में ये हुआ। पहले इसका जो नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था, 1960 में भी क्या हो गया? HAL हो गया। फर्स्ट एयरक्राफ्ट्स बिल्ट 8 HAL। ठीक है। द exciting thing about HAL is India is that the beginning they built some aircraft in collaboration with the Continental Aircraft Company of the USA. Harlow Trainer, Curtiss Hawk Fighter and Vultee Bomber aircraft are the aircraft manufactured at HAL India in collaboration with the Continental Aircraft Company. इसमें एक नाम बताया गया है HA-31 बसंत, एक प्रकार से एग्रीकल्चर एयरक्राफ्ट है जिसका निर्माण HAL ने करा है। दिस मोनोप्लेन कैन बी यूज फॉर स्प्रेइंग ऑपरेशन। स्प्रेइंग वाले ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ की तरफ देखें तो HAL जेट ट्रेनर डिमॉन्स्ट्रेट इट्स पावर। ठीक है, एक ट्रेनर जेट है जिसने HAL में अपनी पावर को शो किया, अपने कौशल को दिखाया है। और ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं पिक्चर में, बताया जा रहा है कि अभी 2 साल और लग जाएंगे इसकी टेस्टिंग में। इन एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन द इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, शॉर्टकट में IJT नाम इसका रखा गया है, इसको डिज़ाइन करा गया है, डेवलप करा गया है HAL के द्वारा। फॉर स्टेज 2 ट्रेनिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट हैज़ सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड द कैपेबिलिटी टू कैरी आउट 6 टर्न स्पिन्स डिस्प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्लेटफॉर्म। तो जो इसमें इसकी टेस्टिंग है वो काफ़ी कुछ हो चुकी है। द एयरक्राफ्ट विल रिक्वायर अनदर 2 ईयर ऑफ टेस्टिंग आफ्टर विच इट विल बी रेडी फॉर इंडक्शन। 2 साल अभी इसकी टेस्टिंग और होगी, फिर इसको फिर हमारी आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। आगे चल के HAL के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं कि HAL के पास इंटायर रेंज हो जाएगी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की। HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। IJT हो गया, हावाक एडवांस जेट ट्रेनर हो गया, AGD जिसको कहा जाता है, एंड द लीड इन फाइटर ट्रेनर लिफ्ट शॉर्टकट में बीइंग कॉन्सेप्टलाइज बेस्ड ऑन द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। IJT मीन टू रिप्लेस द एजिंग किरन्स ऑफ द IAF फ्लीट। ठीक है, अब इसको शामिल कर रहे हैं तो पुराना जो बेड़ा है वो अब जो है रिटायर हो जाए, रिप्लेस हो जाएगा। हैड अर्लियर completed demonstration of capabilities in term of altitude and speed, envelope, load factor, satisfactory stall characteristic and limited armament capability as IAF required। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं मिसाइल से रिलेटेड। मिसाइल आर यूज्ड इन वार टू डिस्ट्रॉय मिलिट्री टारगेट। ठीक है, मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री को टारगेट करने के लिए। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मिसाइल कैन कैरी एक्सप्लोसिव, ठीक है, विस्फोटक भार को ये ले जा सकते हैं या फिर अदर डिस्ट्रक्टिव लोड को। द लोड्स ए मिसाइल में कैरी आर कॉल्ड ए पेलोड। जो भी लोड वो ले जा सकती है उस लोड को कहा जाता है पेलोड्स। दिस पेलोड इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल टू पीपुल। फॉर एग्जाम्पल, क्रूज मिसाइल हैव कैरिड ग्रेफाइट बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम विदाउट मच कोलेटरल डैमेज। क्रूज मिसाइल सिस्टम की यहाँ खासियत बताई जा रही है, यदि आपने इस पर लोड लेके गए हो तो ज़रूरी नहीं है कि इंसानों को ही हार्म पहुँचाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग टाइप बताए जाते हैं मिसाइल के। द 2 मेन काइंड्स ऑफ मिसाइल आर सिंपल रॉकेट हो गया एक, और दूसरा हो गया गाइडेड मिसाइल।
रॉकेट का सिस्टम ऐसा है कि एक बार यदि आपने इसको छोड़ दिए तो इसके ऊपर फिर कोई कंट्रोल आप नहीं कर सकते। ए रॉकेट इज़ नो लॉन्गर कंट्रोल्ड वंस इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। मोस्ट गाइडेड मिसाइल आर आल्सो प्रोपेल्ड बाई ए रॉकेट इंजन। देखिए, गाइडेड मिसाइल को भी रॉकेट इंजन से छोड़ रहे हैं, लेकिन कैन बी कंट्रोल्ड आफ्टर इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। सम मिसाइल यूज एंटी क्राफ्ट वारफेयर। किसी किसी मिसाइल में एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर ही रहता है, जैसे कि AIM-9 साइड विंडर। गाइड देम सेल्वेज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर की मदद से इनको कंट्रोल किया जाता है, फिर गाइड किया जाता है। अदर गाइड देम सेल्वेज बाई रडार, कुछ रडार के माध्यम से, या फिर आर अंडर रेडियो कंट्रोल। अब हमें हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में भी कुछ चीज़ देखना है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ मैक 5, ठीक है, 5 मैक की इसकी गति रहती है, और हायर रहता है 5 गुना फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, जिसकी गति है 3836 mph, विच इज़ अराउंड 1 माइल पर सेकेंड। सम मिसाइल्स सच एज रसियास अपकमिंग KH-47 M2 किंजाल एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, आर एलीगली कैपेबल ऑफ रीचिंग 10 मैक की स्पीड, मतलब 7672 mph, एंड डिस्टेंस अप टू 1200 माइल्स तक की यह दूरी तय कर सकती है। फॉर कंपेरिजन, द US टोमहावाक क्रूज मिसाइल, द यूनाइटेड स्टेट नेवी एंड रॉयल नेवीज गो टू लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम इज सबसोनिक ट्रेवलिंग अराउंड 550 mph एंड ट्रेवलिंग ए मैक्सिमम डिस्टेंस अराउंड 1500 माइल्स। अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है नॉर्थ कोरिया टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब कि नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। नॉर्थ कोरिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड ए हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेट मीडिया रिपोर्टेड ऑन थर्सडे, इन द फर्स्ट मेजर वीपन टेस्ट बाय द न्यूक्लियर आर्म नेशंस दिस ईयर। एक तो इसके पास परमाणु हथियार है, दूसरा इसने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करा। दिस वाज द सेकेंड रिपोर्टेड टेस्ट ऑफ वास्ट प्योंगयांग क्लेम्ड वर हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल। ये हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल थी, as it pursues the sophisticated technology despite international sanction and condemnation. Hypersonic missiles move far faster and are more agile than standard ones, making them much harder for missile defense system on which the US is spending billion to intercept. डिस्टेंस यहाँ पर बताया जा रहा है 700 किलोमीटर की, ठीक है। और द वारहेड आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड ए न्यू कैपेबिलिटी मूविंग 120 किलोमीटर लेटरली आफ्टर इट डिटेक्टेड फ्रॉम द लॉन्चर टू स्ट्राइक द टारगेट।